हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली हमारी 12th क्लास है और इसी 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका वीएसटी अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। और इस वीएसटी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 6 प्रारंभ करेंगे। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार को हम लोग आपका देखेंगे। देखिए, चैप्टर पूरा है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर को आपको शॉर्ट फॉर्मेशन में आपको समझाऊं और चीज़ें बताऊं। ठीक, फिर उसके हम चैप्टर भी पढ़ते चलेंगे, शॉर्ट नोट रूप भी आपका तैयार करते चलेंगे और इनको हम लोग आपस में देखते भी चलेंगे। क्लियर है? ये इतना आपको ध्यान रहेगा, याद रखिए। तो ध्यान दीजिए। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार क्लियर है? देखिए, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, ठीक है। इस प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में हम बहुत सारी चीजें हैं हम जिनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसी के अंतर्गत, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका प्रतिस्पर्धा रहित बाजार का अर्थ। दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें एकाधिकार और तीसरा देखेंगे एकाधिकार मांग वक्र में मांग वक्र को हम लोग इसमें देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, इन चीजों को हम लोग आपका देखेंगे और एक और चीज इसमें देख लेंगे। ध्यान दीजिए, एकाधिकृत प्रतियोगिता। क्लियर है? इन चीजों को हम लोग आपका इसमें आपका देखेंगे। कॉपी करिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी में देखेंगे एक अल्पाधिकार के विषय में भी हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, अल्पाधिकार के विषय। ठीक है, चलिए। एकाधिकार का अर्थ हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एकाधिकार का अर्थ। अच्छा, एकाधिकार का अर्थ क्या है? मोनोपोली बेसिकली है क्या? जैसे कोई गुड्स है, कोई आपका किसी चीज का आपका प्रोडक्शन है। अगर किसी चीज का प्रोडक्शन और या फिर कोई चीज
उत्पादन करने वाली फर्म या कंपनी है, केवल एक ही व्यक्ति की, एक ही फर्म की, एक ही कंपनी की मोनोपोली। जैसे अब अगर आप भारत में भारतीय रेलवे को देखते हैं तो भारतीय रेलवे पर किसकी मोनोपोली है? भारत सरकार की मोनोपोली है। क्यों मोनोपोली है? क्योंकि जो भारत सरकार है हमारी, वो क्या करती है? रेलवे को मैनेज करती है। और जितना भी उसका प्रोडक्शन का काम है, चाहे नए रेलवे कोचेस बनाने हो, नए इंजन बनाने हो, नया कोई स्टेशन बनाना हो, कुछ भी काम करना हो, सारा काम कौन करती है? भारतीय रेलवे। यानी कि ऐसा अधिकार जिसमें केवल एक ही फर्म या कंपनी के हाथों में होता है, एक ही फर्म या कंपनी करती है। तो कहते हैं कि किसी भी फर्म, फर्म मतलब कंपनी, को को एकाधिकारी तब कहा जाता है जब किसी वस्तु विशेष का उत्पादन एक व्यक्ति या फर्म, इस फर्म में आपका उद्योग भी हो सकता है, उद्योग द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब किसी उद्योग द्वारा हम एकाधिकार को मोनोपोली कहते हैं। ध्यान रखिए, मोनोपोली। ठीक, यानी कि किसी भी फर्म को एकाधिकारी तब कहा जाएगा जब किसी वस्तु विशेष का उत्पादन एक ही व्यक्ति या फर्म के द्वारा होता। कोई एक ही व्यक्ति कर रहा हो, कोई एक ही फर्म कर रहा हो, कोई एक ही उद्योग या व्यक्ति कर रहा हो, तब क्या है? आपका एकाधिकारी है, एक ही का होल्डिंग कैपेसिटी है, एक ही व्यक्ति की मोनोपोली। हम बोलते हैं ना भैया, रेलवे की मोनोपोली है कि वो किसी की आपका प्राइवेट ट्रेन को आपका दौड़ने नहीं देता। क्लियर है ना? तो जितने भी आप चीजें देखेंगे रेलवे है, वो सारी कैसी है? गवर्नमेंट की है, वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। क्लियर है ना? तो इसलिए रेलवे कैसा हुआ? एक आपका मोनोपोली वाला एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं। अतः फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए मांग वक्र वस्तु विशेष का का बाजार मांग होता है। लिखिए, हो गया बच्चों? आगे बढ़े, ध्यान दीजिए।
एकाधिकार की तीन विशेषताओं का पाया जाना आवश्यक है। विशेषताओं का एक एक साथ आवश्यक है। पहला, वस्तु का केवल एक विक्रेता होना, यानी कि वस्तु का क्या होना चाहिए? केवल एक विक्रेता, एक विक्रेता या उत्पादक होना चाहिए। उत्पादक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर आप देखो, इसका क्या मतलब है कि उस व्यक्ति का, यानी कि एकाधिकार पे तीन बात का एक साथ होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का केवल विक्रेता, एक ही विक्रेता होना चाहिए जो उसको बेचने वाला, ये इसका प्राइम नियम होगा। जैसे रेलवे का एकमात्र विक्रेता, विक्रेता मतलब अगर आपको कहीं आपको सर्विस करना है, कहीं जाना है, कुछ भी ट्रैवल करना है, तो वो केवल भारत सरकार ही है। क्लियर है? उत्पादक होना चाहिए। ठीक, दूसरे शब्दों में क्या कहें कि उसका पूर्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। उसका पूर्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। एक फर्म या उद्योग एक ही होते हैं, होते हैं वे एकाधिकारी उद्योग कहलाते हैं। ठीक, एकाधिकारी उद्योग कहलाते हैं, यानी कि क्या होना चाहिए? वस्तु का एक ही विक्रेता होना चाहिए। ठीक, दूसरे शब्दों में कहे, पूर्ति पर उसका क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। ठीक, और एक फर्म या एक उद्योग एक ही होते हैं, और वो क्या है? एक आपका एकाधिकारी उद्योग है। कैसे हैं? एकाधिकारी उद्योग कहलाते हैं। ठीक, इतना ध्यान दें। उद्योग है या फर्म है। हो गया बच्चों? आगे बढ़े, चलिए।
सेकंड देखिए, ए का अधिकारी वस्तु में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, आपका सब्स्टिट्यूटरी नहीं होना चाहिए। ये आपको मेन ध्यान रखना, ठीक। स्थापन पात्र वस्तु नहीं होनी चाहिए। एकाधिकारी को आश्वस्त यानी कि पता होना चाहिए, होना चाहिए कि भविष्य में उनका कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए, ठीक। कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। लिखिए, ये तीन बातें हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा दूंगा मैं आपको। इसको आश्वस्त को अच्छे से लिख देते हैं। तो ध्यान रखिए, पहले में क्या बताया हमने, देखिए पहले में है सबसे पहले कि किसी फर्म का एक अधिकार तभी कहा जाएगा जब किसी व्यक्ति विशेष पर हो, और दूसरा इसमें किसी वस्तु का कोई आपका क्रेता नहीं होना चाहिए, सिंगल हो, यानी कि उसका पूर्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण के साथ एकाधिकारी वस्तु में कोई आपका सब्स्टिट्यूटरी ना हो, यानी कि रेलवे का दूसरा सब्स्टिट्यूट ना हो। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना है। दूसरा, हमको एकाधिकारी को इस बात से आश्वस्त होना चाहिए, पता रहना चाहिए उसको कि भविष्य में उनका कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कर दे कि भविष्य में कोई नया कॉम्पिटिटर आपका पैदा कर दे। जैसे भारतीय रेल ने अब आपकी पैदा कर रही है, कौन से रेल ले आई है, रैपिडो, मोनोरेल और जो आपकी मेट्रो, ये क्या है, सब इसी कंपटीशन में है। क्लियर है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल्स हो गया बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए इसी में है, अलग है। अब जो आपका एकाधिकारी है, मोनोपोली है, क्या इसके सामने कोई आपकी समस्या नहीं आती?
क्या फिर जो स्मूथली है ऐसे चलते हैं? नहीं, इसके सामने समय समय पर बहुत सारी फर्मों के सामने अपना जो है उनको चैलेंजिंग जो है आपका फेस करना पड़ता है और चैलेंजिंग फेस इनको देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान रखिए, एकाधिकारी के क्षेत्र में क्षेत्रों में फर्मों को फिरती फिरती परिवेश में प्रभावपूर्ण रुकावटें आती हैं। क्या आती हैं? प्रभावपूर्ण जो आपकी रुकावटें हैं वो आती हैं। ध्यान रखिए, क्या आती हैं? रुकावटें आती हैं। जैसे कैसे रुकावटें हो सकती हैं? उदाहरण के रूप में अगर आप इनको समझोगे, जैसे एक शब्द है पेटेंट। जानते हो आप पेटेंट के बारे में? पेटेंट का वैधानिक अधिकार। कैसा है पेटेंट का वैधानिक अधिकार? ठीक, इसके माध्यम से आ सकती है। एकाधिकारी फर्म नई फर्मों को न आने देना, या कह सकते हैं ना आने देना, या ना पनपना। आने देना है ओब्लिक ना पनपने देना। पनपने देना। कोई नई कंपनी आ रही थी, वो आपने उसको पनपन नहीं दिया, बहुत सारी चीजें आपने बैरियर कर दी, इस प्रकार से आपने उसको रोक दिया। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखने की मिलती हैं और ये चीजें हमको दिखाई दी। आगे बढ़े, एकाधिकार के टाइप पर बढ़ते हैं। चलिए, एकाधिकार के प्रकार। चलिए, सबसे पहले आप देखिए प्राकृतिक अधिकार। दूसरा कौन सा देखेंगे इसमें? एक इसका हो जाएगा सार्वजनिक अधिकार। ठीक है, एक कौन सा हो गया? सार्वजनिक। एक हो जाएगा वित्तीय। और एक हो जाएगा वैधानिक अधिकार। और एक हो जाएगा एकाकिक अधिकार, यानी कि एकीकरण का जो है का अधिकार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्रकार के एकाधिकार हैं। ठीक है,
एक आपका प्राकृतिक हो गया, एक आपका सार्वजनिक यानी कि नेचुरल राइट्स, पब्लिकली राइट, फाइनेंशियल राइट, लीगल राइट्स, और आपका एकीकृत को बोलते हैं कार्टेड राइट, कार्टेड। ठीक है, इनको लिखिए। फिर इसमें हम एक एक करके इनको देखेंगे। प्राकृतिक एकाधिकार क्या है, सार्वजनिक एकाधिकार क्या है, वित्तीय एकाधिकार क्या है, और वैधानिक एकाधिकार क्या है, और एकीकरण एकाधिकार क्या है, क्या प्राकृतिक आधार में किस प्रकार से होता है, इसको भी आप समझेंगे कि अगर किसी स्टेट के पास या किसी क्षेत्र विशेष के पास कोई आपका रॉ मटेरियल है, मान लीजिए कहीं पर आपका टिन निकलता है, कहीं पर आपका ऑक्साइड निकलता है, कहाँ पर आपका कॉपर निकलता है, कहीं पर गोल्ड निकलता है, तो वो क्या हो गया, वो नेचुरल ही बेस पर एकाधिकार है। क्लियर है? जैसे अगर हम लोग खोदना शुरू करें और हम कहें हमारे यहाँ बॉक्साइड निकलेगा उत्तराखंड में, तो वो नहीं निकलता है। तो जहां निकलता है छत्तीसगढ़ वगैरह में, तो उनका क्या है, वो एक अधिकार है, क्योंकि उनके पास ही वो राइट्स है और उनका ही वो आपका निकलता है। तो हमें ये ध्यान देना है। चलिए पहले पे चलें, फिर आगे बढ़ें कि भाई प्राकृतिक एकाधिकार क्या है। प्राकृतिक एकाधिकार, देखिए प्राकृतिक कारणों से कारणों से उत्पन्न, जो प्राकृतिक कारण है उनसे उत्पन्न है, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न अधिकार को ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी देश विशेष या किसी क्षेत्र विशेष में क्षेत्र विशेष में किसी कच्चे पदार्थ का संकंद्रण होना, कच्चे माल का का संकेंद्रण होना। उस पदार्थ का उपयोग करने का अधिकार अधिकार एकाधिकार को स्थापित करता है। ठीक है, एकाधिकार को स्थापित करता है।
एग्जाम्पल आपको देना है। जैसे आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश है, बेसिकली उसी बांग्लादेश के पास क्या है, जूट का जो उत्पादन है वो बांग्लादेश बहुत अधिक करता है। तो जूट पर बांग्लादेश का एकाधिकार है। क्लियर है। अब जैसे यूरेनियम का है, इस टाइम कजाकिस्तान अच्छा करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, कनाडा करता है, तो उनका एकाधिकार है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो चलिए, फिलहाल आज हमने इन सारी चीजों को देखा। एकाधिकार के प्रकार में हम लोग जो आपका टाइप ऑफ जो आपका मोनोपोली है, उसी में हमने फिलहाल एक प्रकार की बात करी जो आपका नेचुरल बेसिस का है। क्लियर है। बाकी को हम सेम जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।